मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जूनियर सहायक अध्यापक की साइंस के टेस्ट सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप 45 प्लस क्वेश्चन इस जो ये मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ये बेस्ट स्कोर है। अगर 40 प्लस कर पाते हैं, 40 या 45 के बीच में कर पाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने जो इस मॉडल पेपर में डिस्कस किया हुआ वो बहुत मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। टेस्ट देने से पहले आप देख लीजिए, हमने अपने सिलेबस को देखा हुआ है। जो अनिवार्य विषय का सिलेबस है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर इसके बाद ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस रखा हुआ है, जिसमें आप कला कंडेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद ये गणित का सिलेबस है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए ये साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, ये साइंस का पूरा सिलेबस, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी जूनियर सहायक अध्यापक की तैयारी करना है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी और आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। अब हम अपने मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई है? एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? वो समय की है, दूरी की है, प्रकाश की गति की है, प्रकाश की तीव्रता की है? तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए, जो लाइट ईयर है ये हमारा दूरी का मापन है, और एक लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, या इसी को 9.46 इंटू 10⁻13 किलोमीटर लिखते हैं। आपसे एक चीज और पूछता है कि पार्सेक किसका मात्रक है? क्या पूछता है? पार्सेक। यह भी मेरे प्यारे दोस्तों दूरी का ही मात्रक है, और एक पार्सेक इक्वल्स टू 3.02 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। और दूसरा आपसे पूछता है कि आप बताइए, एक खगोली दूरी, क्या बोलते हैं? खगोली दूरी, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो 1.5 इंटू 10⁻11 एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है। ये सारी आप दूरी रट जाइएगा। और आपसे कभी कभी पूछता है कि एक पार्सेक इक्वल्स टू क्या होता है? 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। एक एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये रिलेशन आप, जितने हमने रिलेशन आपको बताया है, इन रिलेशन को आपको याद कर लेना है। एक लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, या इसी को ये 12 होगा, 12 किलोमीटर होगा। ठीक है। उसके बाद एक पार्सेक इक्वल टू 3.02 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। और एक खगोली दूरी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होगा। ये चीज़ आप रट जाइए। और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? मैंने आपको कल बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, जबकि वजन हमारा बदलता है। भार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 गुना बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय बल 2 गुना बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय बल 2 गुणन से कम हो जाएगा, गुरुत्वीय बल 4 गुणन से कम हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है कि F इक्वल्स टू Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। जब ये दूरी को हम 2 गुना कर देते हैं तो उनके बीच का जो बल होगा वो 4 गुने से कम हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 4 गुने से कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। 4 गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता कुचालक बैड कंडक्टर है? ठीक है।
इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बैड कंडक्टर, पहला लकड़ी, दूसरा हीरा, तीसरा पानी, चौथा माइका। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि लकड़ी हमारा बैड कंडक्टर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। पहला अपस्रव, दूसरा अतिपराध्वनिक, तीसरा पराश्रव, चौथा पराध्वनिक। तो इसका मेरे प्यारे दोस्त हैं पराश्रव्य। जो चमगादड़ है ये पराश्रव्य ध्वनियों का पता लगाती हैं। और पराश्रव्य का ये रेंज कितना होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जो पराश्रव्य ध्वनि का रेंज होता है वो 50,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। श्रव्य का 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, अपश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है असली और सीधी, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, असली और उल्टी, आभासी और उल्टी। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आभासी और सीधा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला विसरण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा अपवर्तन। तो जो प्रकाश तंतु है मेरे प्यारे दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा। आपको इसके लिए मैंने इसके पहले जो 2 सीरीज लगाई है उस सीरीज में मैंने आपसे बार बार डिस्कस इस फार्मूले के किया है कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क अपॉन कूलाम। तो यहाँ पर आपको जब वर्क निकालने के लिए कहेगा तो वोल्टेज इंटू कूलाम, और वोल्टेज कितना 14, कूलाम कितना है 570 जूल हमारा क्या आ गया, किया गया कार्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए लैंपों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी समानांतर में, सिरे से सिरे मिला करके। तो आप बताइए जो हम गलियों में प्रकाशमय लैंप लगाते हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में आपसे पूछा जाता है कि पैरेलल में क्या होता है। पहली बात तो पैरेलल का जो फार्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू r1 प्लस 1/r2, ये फार्मूला होता है। और जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, जबकि धारा का मान वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता है। ये चीज आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जनरेटर में रूपांतरित करता है, पहला यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जो जनरेटर होता है मेरे प्यारे दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार आर्टो हान ने किया था, लेकिन आर्टो हान के साथ मेरे प्यारे दोस्तों जूलियस ओपनहीमर थे। कौन था, जूलियस भी थे। ये जूलियस साहब भी किसके साथ थे, आर्टो हान के साथ काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के
एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर और ट्रांसड्यूसर और चौथा जो है रिपीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसड्यूसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है, जबकि जो एम्पलीफायर होता है वो इनपुट और आउटपुट को घटाता और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका मतलब कह रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन कौन है? देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है? भौतिक परिवर्तन में हम मूल अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में हम मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना, तो मेरे प्यारे दोस्तों भोजन पच गया तो भोजन को ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा भौतिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो इसमें अणुओं की संख्या पूछी गई। तो आपको पहले पता होना चाहिए, एक मैंने आपको रिलेशन बताया था कि मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल्स टू अणुओं की संख्या अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। तो वेट कितना है मेरे पास? तो 1 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होगा वो 2 होगा। अणुओं की संख्या पूछ रहा है और 6.02 इंटू 10⁻23। तो जहाँ यहाँ पर अणुओं की जो संख्या निकल के आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो 3.01 इंटू 10⁻23 निकल के आएगी। ठीक है, इसका किस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? नील्स बोर ने, जे थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो जे थॉमसन साहब ने की थी, और प्रोटॉन का खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैडविक ने क्या किया था? हमारे चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये समझ जाइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जे थॉमसन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि तत्व की मूल विशेषता क्या है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल से है। तो मोजेले साहब ने बताया था कि तत्व की जो मूल विशेषता होती है वो परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, और मेंडलीव साहब ने क्या कहा था? मेंडलीव साहब ने कहा था कि जो परमाणु भार होता है वो तत्व की विशेषता होती है, और जबकि मोजले साहब ने कहा था कि परमाणु क्रमांक जो है उस तत्व की विशेषता होती है, मूल विशेषता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित नहीं कर सकती? पहला जस्ता, दूसरा चांदी, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चांदी। क्या होगा? चांदी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चांदी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेटस का न्यूलैंड का सिद्धांत केवल तक लागू होता है? सल्फर तक, पोटेशियम तक, कैल्शियम तक और क्लोरीन तक। तो ये जो है, जो न्यूलैंड साहब का हमारा सिद्धांत है, ये कैल्शियम तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। और इन्होंने जो न्यूलैंड साहब ने बताया कि 8 तत्व के बाद वो जो है पुनः जो 9वां तत्व आएगा वो पहले तत्व की प्रॉपर्टी के सेम होगा, जो उसका भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो पहले तत्व के समान होगा। मतलब
8 तत्व के बाद 9वां तत्व जो आएगा वो अपने पहले तत्व के समान होगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने मतलब 8 तत्व, 8 के बाद अपना पुनः रिपीटिशन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट का मुख्य घटक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज ऑक्साइड और सिलिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों सिलिका। ठीक है, सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो सिलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिक लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया कहते हैं। तो वल्केनाइजेशन कहते हैं, हम बता देते हैं इसको क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्कनाइजेशन में मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सल्फर मिला करके उसको ताप से उपचारित किया जाता है, उससे ताप टेम्परेचर को बढ़ा करके उसको हीट किया जाता है। इससे क्या होता है कि वो चीज़ टिकाऊ हो जाती है, लोचेदार हो जाती है। इसमें रबड़ बनाने के लिए, जूता बनाने के लिए, टायर बनाने के लिए ये वल्कनाइजेशन प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। जो वल्कनाइजेशन प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कब अपनाते हैं, रबर, टायर और जूता बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कैल्शियम है ये हमारा रक्त को जमने के लिए आवश्यक तत्व है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, पहला टाइटेनियम को, मरकरी को, प्लेटिनम को और रेडियम को। तो जो क्विक सिल्वर है मेरे प्यारे दोस्तों उसको मरकरी को कहते हैं, क्योंकि मरकरी की चमक जो होती है वो सिल्वर के समान होती है। जो मरकरी की चमक होती है दोस्त वो सिल्वर के समान होती है, इसलिए हम इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शोल्डर हमारा होता है वो किसका घटक होता है। तो शोल्डर आपको याद कर लीजिए, जो हमारा शोल्डर होता है वो सीसा और SN टिन का, किसका, सीसा प्लस टिन का घटक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। और कॉपर और जिंक मेरे प्यारे दोस्तों ये तांबा होता है। ठीक है, तांबा होता है, पीतल का। ठीक है, पीतल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लाल चींटियों में हमारा फॉर्मिक एसिड उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मॉडरेट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इसमें आपको अच्छे से अच्छे मतलब आपका स्कोर जो है 45 प्लस ही होना चाहिए। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी। और ये हमारा जो है पृथ्वी से परे जो संभावना है उसको कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी मेरे प्यारे दोस्तों किसको कहा जाता है, इसको कीट विज्ञान से, जो कीटों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहा जाता है, किसका, कवक का अध्ययन का। और जो जीवाश्म विज्ञान है आपको पता है, सड़े गले जो हमारे हैं उसका अध्ययन जो किया जाता है, जो पुरातत्व चीजें हैं मतलब पुरानी चीजें जो सड़ गल के हैं उनको अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है। मानव शरीर की जो सबसे बाह्य त्वचा है वो कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादकों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पादकों में जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है आप बताइए क्या होता है, कार्बन। क्या उपस्थित होता है, कार्बन। कार्बन रिंग की सहायता से ही हम पौधों को, जो पौधे होते हैं उनकी आयु का हम गणना करते हैं। ठीक है, इसलिए पादकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर कहे कि पत्तियों में क्या पाया जाता है तो पत्तियों में मेरे प्यारे दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है। जो हमारे कैरोलस लीनियस साहब हैं इनको हम जो है वर्गीकरण विज्ञान का जनक मानते हैं। पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोडा, इकाई
इकाइनोडर्मिटा। तो इकाइनोडर्मिटा मेरे प्यारे दोस्तों ये समुद्र में पूरी तरह से मुक्त रहने वाला जीव है। पाचन तंत्र में किससे हमारा पित्त रस स्रावित होता है? यकृत से, छोटी आंत से, उदर से, अग्नाशय से। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो पित्त रस होता है वो हमारा लीवर से स्रावित होता है। किससे? लीवर से। और वो कलेक्ट कहाँ पर होता है? कलेक्ट जो है हमारा जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। ठीक है, ये स्रावित तो लीवर से होता है लेकिन कलेक्शन इसका जो है पित्ताशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? पहला WBC, दूसरा पेट, तीसरा हृदय, चौथा RBC। तो WBC जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सैनिक कहा जाता है हमारे शरीर का। क्यों? क्योंकि ये हमारा एंटीबॉडी जनरेट करते हैं, रोगों को लड़ने से क्षमता प्रदान करते हैं। सैनिक का काम तो यही होता है कि लोगों से लड़े, हमारी सुरक्षा करे। तो वो WBC हमारा क्या काम करता है? WBC हमारा एंटीबॉडी जनरेट करता है, एंटीजन जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जित तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा, पल्मोनरी सिरा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आप थोड़ा सर्च करके अपने हिसाब से आप देखिएगा। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए हमारे मांसपेशियों में जो पीड़ा होती है वो किसके कारण होते हैं? लैक्टिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में, हमारे हड्डियों में, हमारे मांसपेशियों में पीड़ा होती है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो किसका उपचार किया जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मधुमेह, डायबिटीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भ्रूण का एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषक प्राप्त होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि जो मां के पेट में भ्रूण पल रहा होता है उसको किसके माध्यम से हम उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो गर्भाशय के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों गर्भनाल के द्वारा जिसे हम प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा भी इसको गर्भनाल को हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसके माध्यम से जो भ्रूण माँ के पेट में पल रहा होता है उसको हम पोषक तत्व प्रदान करते हैं और भ्रूण का जो अपशिष्ट होता है उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसी बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा ऊतक निम्न में से कौन सा काम करता है? तो मैंने आपसे बताया कि भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषक प्रदान करना, ये हमारा किसका काम होता है? ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों प्लेसेंटा का काम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? गर्भनाल। इसी को हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों कैल्शियम का स्रोत पनीर नहीं है, पनीर है, कोलार्ड ग्रीन्स है कि नहीं है, अंजीर है कि नहीं है, गाजर है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सब में तो लगभग सारी चीज़ों में हमारा जो है कैल्शियम पाया जाता है। पनीर में भी, अंजीर में भी और कोलार्ड ग्रीन्स में भी, गाजर में भी पाया जाता है, लेकिन गाजर में कुछ कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए उस गाजर को हम करेक्ट ऑप्शन मान सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा, आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिख के बताइए। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो उसको किसको दिखाना चाहिए? ठीक है, जो कैंसर का विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं? तो मैं बता देता हूं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। और इसी को हिंदी में अबुर्द विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अबुर्द विशेषज्ञ। वाह भाई, हिंदी का वर्ड देखिए कितना
उल्टा पलटा है, लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट तो याद कर लेते हैं, बट जो है अबोर्ध विशेषज्ञ नहीं जानते। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बोन का, जो बोन का जान विशेषज्ञ होता है। ठीक है, ये तो पता हो गया। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, तो इसमें कौन सा भिन्न है? देखिए मेरे प्यारे, जो चेचक है आपको मैं बताता हूँ, ये चेचक और खसरा और आपका जो बुखार है ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, लेकिन जो मस्तिष्क ज्वर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वायरस जनित रोग नहीं है। इसी मस्तिष्क ज्वर को हम मेनिनजाइटिस कहते हैं, मेनिनजाइटिस। ठीक है, इसी मस्तिष्क ज्वर को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा मस्तिष्क ज्वर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? पहला बैक्टीरिया, दूसरा डायटम, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोनेरा होता क्या है। तो आप पहले समझिए, जो मोनेरा ग्रुप होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक कोश की होता है। ठीक है, पहली बात एक कोश की होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, मोनेरा ग्रुप में, जबकि जो प्रोटिस्टा होता है, वो एक कोश की होता है, और यूकैरियोटिक होता है। मतलब इसमें केंद्रक मेरे प्यारे दोस्तों पाया जाता है। तो आप समझिए, तो जितने बैक्टीरिया है मोनेरा में मेरे प्यारे दोस्तों, जितने बैक्टीरिया ग्रुप के हैं सारे एक कोश की होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जो हमारा डायटम है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायटम हमारा एक कोश की तो है, बट ये यूकैरियोटिक है, इसलिए मोनेरा ग्रुप से हमारा डायटम संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बायोलॉजी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेरिडोफाइडा, बार बार क्वेश्चन, टेरिडोफाइडा, थैलोफाइडा, ब्रायोफाइडा, टेरिडोफाइडा, ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो टेरिडोफाइटा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टेरिडोफाइटा जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जो है, इसमें फल और बीज नहीं होंगे, बाकी इसमें जितने भी संवहनी ऊतक होंगे वो सारे पाए जाएंगे। ठीक है, तो बीज मतलब फल और बीज रहित होता है और संवहनी पौधे होते हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम तो सारी चीजें होती हैं, बट इसमें फल और बीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? आपको वातावरण से हटाई जाती है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में संतुलित रहती है। आपको इसका जो है, आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये आपको सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन को आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इस रिएक्शन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के पौधों के समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजे। इसको क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पहले ये जानना चाहिए वानस्पतिक पद्धति क्या होती है। वानस्पतिक पद्धति क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपके पौधे के किसी अंग से, पौधे का कोई अंग ले लीजिए और उसको दोबारा लगा दीजिए तो वो पौधा फिर से तैयार हो जाए। और ये अलैंगिक होते हैं। क्या होते हैं? अलैंगिक होते हैं। ठीक है, अलैंगिक होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती तो वो वानस्पतिक पद्धति कहलाती है। देखिए पहला देखिए, आलू, पपीता और केला। आलू का भी काट के लगाया जाता है, पपीता को भी और केला को भी। ठीक है, अगर एक आलू लगाई जाएगी तो कभी भी वो आलू नहीं पैदावार होगी। पपीता का भी एक, केला का भी एक है। लेकिन गन्ना हमेशा काट के तो लगाया जाता है,
लेकिन एक गन्ना का भी पैदावार किया है, लेकिन ये लैंगिक है। गन्ना मेरे प्यारे दोस्तों अलैंगिक ना होकर के ये लैंगिक है। ठीक है, आलू और केला, तो इसको ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आलू, पपीता और केला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपको पहले पता चाहिए कि केचुआ, जहाँ केचुआ का मतलब वर्मी, आप वर्मी जानते हैं, वर्मी अगर जहाँ पर दिख गया तो आप तुरंत जाएंगे वर्मी कंपोस्टिंग, इसका बी ऑप्शन सही होगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है। भाई साहब, अगर इंजीनियरिंग है तो टेक्नोलॉजी तो होगी ही होगी। बस टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी कहाँ पे लिखा गया है, देखिए, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो गया, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है। तो कैस्कोग्राफ, पहला कैस्कोग्राफ, दूसरा कार्डियोग्राफ, तीसरा पॉलीग्राफ, चौथा टेलीग्राफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कैस्कोग्राफ है ये पौधों में वृद्धि का ग्राफ है, जबकि जो कार्डियोग्राफ है ये हृदय के स्पंदन की जो ग्राफ दिखाती है, जबकि पॉलीग्राफ मेरे प्यारे दोस्तों झूठ का पर्दाफाश करता है। और टेलीग्राफ तो आप समझ, टेलीग्राफ क्या होता है कि नॉर्मली मुझे लगता है कि टेलीफोन से संबंधित होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रेस्कोग्राफ, सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है किसका, परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, मुर्दाखोर, सहजीविता। तो मुर्दाखोर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मुर्दाखोर कहते हैं, या इसी को बोलते हैं मृतोपजीवी, मृतजीवी, मृतोपजीवी, इसको बोलते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग से मौजूद होती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती, पहला गुर्दा, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय, चौथा त्वचा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा कहाँ पे होता है, त्वचा से ही हमारा क्या निकलता, पसीना निकलता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों को पता लगाने के लिए सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में उपयोग किया जाता है प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ध्वनि तरंग। सोनोग्राफी में, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में मेरे प्यारे दोस्तों हम ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।